बता देते हैं कि पुलिस का कहना था कि मीठापुर के जक्कनपुर में ये वीडियो बनाया गया था और जहां पर घटना नहीं घटा था वहां पर जा कर के मनीष कश्यप वीडियो बनाए थे और चलाए थे। उसको लेकर के पुलिस ने कार्रवाई की, जिसमें राकेश तिवारी और भी बहुत लोग जो थे उनका नाम आया था। और जो मलहम पट्टी जो लगाया गया था मीठापुर के जो क्षेत्र था वहाँ से दुकानदार का भी बयान आया, सीसीटीवी फुटेज आया और उसके बाद जो है उस पर कार्रवाई हुई। लेकिन एनएसए लगना और तमिलनाडु भेज देना, ये 13 केस हुआ उस पर। तो इस पर विशेष रूप से जानते हैं क्योंकि उसके वकील हैं एसके मिश्रा सर हैं और पटना हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट देखते हैं और पटना में बराबर ये इस केस को देख रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि इसका मुख्य वजह क्या है एनएसए लगने का और तमिलनाडु भेजने का। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। जी बोलिए। जानना चाहते हैं हमारे दर्शक कि आखिर कौन सा ऐसा धारा लगा जो मनीष कश्यप के लिए मुसीबत बन जाए। देखिए, जो धारा लगाई गई है वो सिर्फ यही है कि सांप्रदायिकता को भड़काना या कोई इस तरह के दंगे को भड़काना या दो राज्यों के बीच में दोस्ता फैलाना। इसके तहत में इकोनॉमिकल ऑफेंस यूनिट के माध्यम से ये केस किया गया है। साथ में आईटी सेक्शंस भी लगाए गए हैं ताकि जो पैसा इनके पास आया है उसको गलत ढंग से संग्रहण किया गया है, ये भी एक अलग मामला है। ये धारा लगा है। जी 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 सर, तो ये इन पे जो धारा लगा है खास करके मीठापुर में जो वीडियो बना था उसको लेकर के काफ़ी ये चर्चा में आए, जिसमें एक आदमी गिरफ्तार भी हुए, 70 दिन बाद उनका बेल भी हुआ। तो क्या उस धारा से अलग इनके ऊपर और कोई धारा लगा है क्या? नहीं, धाराएं कई लगाई गई हैं, उसमें एनएसए भी लगा दिया गया है। और इन पे मूलतः जिस केस में इनको रखा गया है, जो आपने सही कहा अभी कि एक वीडियो जो वायरल हुआ था उसमें 2 लोगों को एक कंबल उड़ा के दिखाया गया था कि उनके नाकों में कहीं कटा हुआ है इस तरह का। तो ये पुलिस ने जो 700 पन्ने की चार्जशीट सबमिट की है अभी, उस चार्जशीट में ये इसी वीडियो का जिक्र किया गया है कि ये इस तरह से सांप्रदायिकता फैला रहे थे और 2 राज्यों के बीच जो आपसी रिश्ते हैं उनको ही ख़त्म करने का काम कर रहे थे, इसलिए इन्हें कस्टडी में रखा जाए। और इसमें हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री साहब का भी पासविशन था कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो सकती है, इसलिए इनको अंदर जेल के अंदर किया जाए, ये उनका मांग था। प्लस इकोनॉमिकल ऑफेंस यूनिट ने देखा कि हाँ हो सकता है कि इस तरह से जो सांप्रदायिकता फैले और राष्ट्रीय जो संपत्ति उनकी क्षति पहुँचे, इसलिए इनको अंदर कर दिया जाए ताकि शांति बनी रहे। अच्छा सर, तेजस्वी यादव को ये बोले थे कि आप सोना के चम्मच लेके पैदा हुए हैं, हम चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, आपकी सरकार 200 दिन में गिरा देंगे। एक पत्रकार को इस तरह का भाषा बोलना उचित होता है? नहीं, ये तो देखिए, कभी भी न्यायालय इन चीज़ों का समर्थन नहीं करता है जो न्याय संगत नहीं हो। आप अगर किसी को धमकी दे रहे हैं या सरकार गिराने की बात कर रहे हैं तो ये आपका मंतव्य हो सकता है, ये आपकी अपनी अभिव्यक्ति है जिनको अभिव्यक्त कर रहे हैं आप, ये आपकी सोच है। लेकिन इसके तहत किसी को धमकी देना ये अपने आप में अपराध की श्रेणी में आता है और हम समर्थन कभी इसका नहीं करते हैं, न्यायालय भी समर्थन नहीं करेगी इन चीज़ों। कहीं ना कहीं नहीं लगता है सर कि पत्रकार अपनी पत्रकारिता भूल करके प्रवक्ता बन जा रहे हैं किसी पार्टी का, मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन किसी भी पार्टी का, तो उनको एक गरिमा में रहना चाहिए? नहीं, जहाँ तक हमें याद है कि या हमें जो बताया गया है कि इस तरह की बात मनीष ने जो कहा था वो आपसी बैठ के लोग आपसी बातचीत कर रहे थे, किसी ने उस बात को रिकॉर्ड करके और वायरल कर दिया है। इंटेंशनली मनीष ने तेजस्वी यादव को या डिप्टी सीएम को या बिहार सरकार को या किसी राजनीतिक पार्टी को धमकी के लहजे में कोई वीडियो वायरल नहीं किया था। ये अपने कार्यालय में बैठ के ये लोग बात कर रहे थे, संभवतः वही वीडियो लीक हुआ था और इसको मिस अप्रोप्रिएट करके इसको केस किया गया। लेकिन आप तो कुछ भी बोलते हैं, अगर मैसेज बाहर चला जाता है तो फिर तो वो गलत हो जाता है। नहीं, ऐसे तो आप गाली में देते हैं तो क्या मैसेज वायरल कर देंगे हम? आप जब बातें करते हैं आपस में तो एक लाइन में बिहार में तो हर जब तक कोई माँ बहन गाली ना दे वो आम बात पूरी नहीं होती है, तो क्या उसकी वीडियो वायरल कर देंगे आप इसको? तो गलत किया। वायरल करने वाले क्या प्रॉब्लम था? मनीष ने अपने केवल या सच तक चैनल से इस तरह की बात करके कोई धमकी नहीं दिया था, उसने अपना विचार रखा था। तो ये विचार तो हम अपने लोगों में रखा था ताकि इधर 4 आदमी बैठे हुए थे, एक विचार चल रहा था। जैसे पूरे भारत में अच्छे चैनलों ने प्रधानमंत्री मोदी को चोर कहा, चौकीदार चोर है, केस होना चाहिए। अभी तेजस्वी यादव ने जाके गुजरातियों को कहा कि ये चोर होते हैं, केस होना चाहिए। राहुल गांधी ने भी कई अपशब्द कहा, केस होना चाहिए। माननीय
तेज प्रताप यादव ने भी कई बार सुशील मोदी के बारे में कई उल्टा सीधा बयान दिया, केस होना चाहिए। नीतीश कुमार को भी पलटू चाचा और क्या क्या जितनी बहुत तरह की बात बोली तो केस होना चाहिए, फिर केस क्यों नहीं हुआ? फिर मनीष कश्यप क्यों सिर्फ? बिल्कुल। तो जिस तरह से आप अगर कोई चीज़ें आपको हर्ट करती है कि आपको ये चीज़ बुरा लगा या सामाजिक ये दोस्ता फैला सकती है, तो उस तरह के बयान भी हमारे समर्थकों को भड़का सकती है। अगर हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं और आप हमको गाली दे रहे हैं, तो हमारे समर्थक भी तो उतनी सोचते हैं केस होना चाहिए, फिर वहाँ केस क्यों नहीं हुआ? ऐसे कई मामले सवाल है, ऐसे कई मामले बनते हैं जहाँ ये देखा जा सकता है कि थोड़ा सा इसमें पक्षपात हो रहा है। और जिस तरह से मनीष के साथ व्यवहार किया जा रहा है, चूँकि मनीष मेरे क्लाइंट है और हम उनके एडवोकेट हैं, तो मेरा ये धर्म बनता है ये बताना कि मनीष के साथ जो भी हो रहा है वो अन्याय हो रहा है, गलत किया गया है। कहीं ना कहीं राजनीति का भी शिकार हो गया है क्या? बिल्कुल, इकोनॉमिकल ऑफेंस की तो बात ही नहीं होती है इसमें। 42 लाख रुपया इकोनॉमिकल ऑफेंस यूनिट ने शो अप किया है कि इतना इनके पास पैसा है। 42 लाख रुपये, 10,000 करोड़ लेकर नरेंद्र मोदी चले गए, क्या हो गया? मालिया चले गए तो क्या हो गया? 1700 करोड़ का पुल यहाँ गिर गया, कितना एफआईआर हुआ उस पर? ये पैसा नहीं था। लेकिन ये 42 लाख रुपया जो अकाउंटेड है, इनकम टैक्स पेड है, और जहाँ से वाइट मनी है, जहाँ से ये पैसा मिला है उसका सोर्स दिया गया इकोनॉमिकल ऑफेंस को कि इन जगहों से हमको इतना इतना रुपया मिला हुआ है। सारे अकाउंट को आप फ्रीज कर दे रहे हैं, मनीष सरेंडर कर दे रहा है, उसके बाद भी मनीष की घर कुर्की हो रही है। ये कौन सा कानून है? कहाँ का न्यायालय आपको आदेश दिया था? कुर्की की बात आई तो पहले भी यहाँ पर केस हुआ था, उन पर लगता है 12-13 केस हुआ था, उसमें खुलेआम वो घूम रहे थे, तो पुलिस उस समय क्यों नहीं कार्रवाई की? नहीं, हमारे यहाँ पुलिस थोड़ा लेट पहुँचती है ना। जैसे अगर जब तक पुलिस को न्यायालय आदेश नहीं देगा पुलिस पहुंचती नहीं है। अब मर्डर करिए निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक न्यायालय इंटरफेयर नहीं कर रहा है तो पुलिस का अपना कर्तव्य भूल जाती है। आप यहाँ अभी हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, होम सेक्रेटरी को और कितने लोगों को ये हमने लिखित रूप से 2 दिन पहले दिया है कि इस पूरे दीघा रोड पे उगाही होती है पुलिस के द्वारा, क्या एक्शन लिया गया? जितना नाहर देख रहे हैं यहाँ, जितने कम्युनिटी हॉल है, सब डिस्पोजअप कर रहे हैं उससे, प्लास्टिक के सब पॉलीथीन्स वगैरह, खाना पीना सब वहाँ पर। कहाँ एक्शन हुआ? आप देखेंगे, आए होंगे तो मेरे गेट पे केबल गिरा हुआ है यहाँ से वहाँ तक। केस में खर्च नहीं हुआ था? खर्च हुआ था ना, इस पर एफआईआर होना चाहिए था, हमने लिखित रूप से दिया हुआ, कहाँ एफआईआर इस पर हुआ? यानी कि पुलिस देर से जागती है। हाँ, जागती है, घटना होती है तब इंतजार होता है कि कुछ घटना हो, बड़ा हो, ताकि बड़े अधिकारी का नजर जाए, तब छोटे अधिकारी एक्शन। नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस हो या कोई भी हो, सब अपने हित की सोचते हैं। और जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो माइलेज देख रही हैं कि मनीष अगर बाहर रह गए और अगर चुनाव बीच में कोई हो जा रहा है तो प्रभावित हो सकता है। अच्छा सर, एक सवाल और है कि मनीष कश्यप पर अगर एनएसए हट जाता है तो क्या वो जेल से बाहर आ जाएंगे या और भी केसों में बेल लेना होगा? ये कहना बड़ा मुश्किल है कि एनएसए हट गया तो बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि तिरुपुर में, मदुरई में और कुल चेन्नई में 7 केसेस में लॉन्च किए गए हैं, तो 7 केस में बेल लेना पड़ेगा। ठीक ऐसा ही उतना ही केस बिहार में भी लॉन्च हुआ है, तो यहाँ भी बेल लेना पड़ेगा। तो मनीष को बाहर निकलने के लिए हर एक केसेस से या तो बेल आउट करना पड़ेगा या माने न्यायालय के परमिशन पे ही मनीष बाहर निकल सकते हैं। जब तक बेल नहीं होगा मनीष बाहर नहीं निकल पाएंगे। यानी कि जो भी केस है सर उसमें बेल लेना होगा, बेल लेकर के बाहर में बेल होगा, सारे केसेस में बेल होगा। किसी केस में कोई सेक्शन ऐसा नहीं है जो बहुत हीनियस क्राइम कर दिया गया हो या आतंकवादी गतिविधि सरकार प्रूफ कर दे, संभव नहीं है। तो इसमें तो सर प्रक्रिया होगा, गवाह गुजरेगा और उसके बाद फिर तो बेल की बात करेंगे हम लोग। अभी हम लोग बेल फाइल कर रहे हैं, 26 तारीख का वेट कर रहे हैं हम कि अगर 26 तारीख को सरकार बिहार में मनीष को लाने का प्रयोजन अगर सफल कर लेती है तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग फिर बेल मूव करेंगे यहाँ पर। क्या लगता है सर 26 तारीख को आएंगे बिहार? हमको लगता नहीं कि नहीं आएंगे वो, ना, चूँकि 3 मौके पहले ही मिल चुके हैं हमको लाने के लिए। इस बार थोड़ा न्यायालय काफ़ी स्ट्रिक्टली फिजिकल अपीयर करने के लिए कहा गया है, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में बिहार सरकार कह रही है उसको मानते हुए हो सकता है कि वो नहीं आए। मतलब इतना व्यवस्था करने में बिहार सरकार असमर्थ है? असमर्थ है, हाँ बिल्कुल, ये कहा जाए। एग्जैक्टली यही बात है। इतनी बड़ी व्यवस्था सर किसी बड़े वीआईपी या बड़े से बड़े क्रिमिनल को नहीं मिलता है, लेकिन इनके ऊपर कौन सा ऐसा जुर्म कर दिए हैं जो इतना फोर्स की जरूरत, 600 फोर्स की जरूरत? कोई जुर्म नहीं है, कोई जुर्म नहीं है जो उन्होंने किया हुआ है। ये एक सिर्फ वो हमने कहा ना जो पॉलिटिकल धमकियों की दिया गया है, उसके अलावा कोई ऐसा अपराध नहीं बनता है जिसमें पुलिस इनको अंदर रख सकती है। लेकिन आप जैसे आप मान लीजिए भगवान जी मंदिर के अंदर हैं और जाकर मस्जिद में आप मांग रहे हैं, कहाँ से मिल पाएगा? तो आप न्यायालय में आए कहाँ हैं? आपको बेल दिया जाए, आपने बेल तो फाइल किया नहीं है, न्यायालय के समक्ष आपने अपनी बात कही नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट में गए कि हमारे केस को बिहार ट्रांसफ़र कर दिया जाए।
उसके अलावा तो कोई भी आप बेल अच्छा सर, ये कहा जाता है कि पहले कोर्ट में जाना पड़ता है, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ये ऐसा नियम है, कानून है क्या कि सुप्रीम कोर्ट से नीचे आए या हाँ, नीचे नहीं से नहीं ऊपर नहीं जाएं? नहीं नहीं, ये नीचे से ऊपर जाने की बात नहीं है, 2 राज्य की बात थी। जी जी जैसे बिहार के राज्य में जो अगर केसेस ऐसा है तो माननीय न्यायालय में रीट फाइल करते हैं आप, अपने पीएल फाइल करते हैं, जनहित याचिका दायर करते हैं आप, डायरेक्टली कर सकते हैं वहाँ पर। ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अपीलेट कोर्ट है, जी जी वो डायरेक्टली वहाँ केस लॉन्च नहीं होता है। तो मनीष, ये अपील 2 राज्यों के बीच का मामला था कि बिहार का जो केस है और तमिलनाडु का केस है, चूंकि हम बिहार के रहने वाले हैं इसलिए इसको बिहार में ही रखा जाए, रखा है, ताकि हमें परेशानी ना हो। एग्जैक्टली। तो दोनों कोर्ट का 2 उच्च न्यायालय है, जी जी पटना उच्च न्यायालय है, चेन्नई उच्च न्यायालय है, लेकिन दोनों के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि या तो बिहार ये केस तमिलनाडु कर दे, तमिलनाडु को बिहार कर दे, चूंकि हम बिहार के रहने वाले हैं इसलिए हमारे सभी केसेस को एक पास बिहार कर दिया जाए। परेशानी ना हो। हाँ, माननीय न्यायालय ने इनकी बात नहीं सुनी। नहीं सुनी। अच्छा, जो मनीष कश्यप के चाहने वाले हैं, जो आपको देख रहे हैं, आप केस लड़ रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? हम तमाम दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि आप बिल्कुल शांति बनाए रखें, कोई प्रदर्शन उग्र ना हो, कोई भी तोड़फोड़ की बात ना हो। आपके मनीष आप तक हम पहुंचाएंगे और बहुत जल्दी रिहा होंगे वो। बहुत बहुत तोड़-फोड़ की बात बोले सर, तो क्या कोर्ट जो है इमोशनल होकर के कभी काम करती है या सबूत पर करती है? नहीं नहीं नहीं, कोर्ट में इमोशन का कोई स्थान ही नहीं होता है। आपके सेंटिमेंट का, आपकी इमोशन का, आपके रिलेशन का कोर्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जो साक्ष्य है न्यायालय उसको जांच करेगा और उसके बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी आप पर। यानी कि जो साक्ष्य है उसी आधार पे बस, कोर्ट फैसला दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो दर्शक है वो शांति बना करके रखें। एकदम शांत रहें आप, कहीं कोई उग्र प्रदर्शन ना करें। आपका समर्थन बिल्कुल सराहनीय है। जिस तरह समर्थन आप मनीष कश्यप कर रहे हैं, आप करते रहिए। मनोबल बढ़ता है मनीष का भी, उनके परिवार का भी, और हम लोगों को भी केस लड़ने में मज़ा आता है। लेकिन कोई प्रदर्शन उग्र नहीं होना चाहिए और राष्ट्र हित में जो कार्य करें आप, अच्छा रहेगा। चलिए, तो हमारे साथ थे एसके मिश्रा सर, जिन्होंने साफ कहा कि आप सब्र कीजिए, धैर्य बना करके रखिए। कोर्ट इमोशनल होकर के नहीं चलता है, कोर्ट साक्ष्य पर चलता है, और जब आपके पास साक्ष्य हैं तो फिर मनीष कश्यप एक न एक दिन बाहर आएंगे। आप देख रहे थे लाइव मीडिया न्यूज़। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।